पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बच्चों, लास्ट लेक्चर में वी हैव डिटरमाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। आज के लेक्चर में बच्चों वील बी डीलिंग विद द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी तक बार बार आप ऑलमोस्ट सभी लेक्चर्स में वी हैव एनकाउंटर्ड दिस टर्म बी, दिस बी। तो नाउ इन टुडेज लेक्चर विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ये बी आया कैसे, and in order to understand the concept of this intensity of magnetic field we have to analyze what a magnetic force is. तो बच्चों, as I have already told you in the kinematics lectures, जहां कहीं भी फोर्स की बात आती है that means force obviously is the basic cause of everything. अगर फोर्स नहीं है तो फील्ड नहीं है, ठीक है ना। अब यहां पर मुझे मैग्नेटिज्म के रिस्पेक्ट में देखना है कि मेरा मैग्नेटिक फोर्स कैसे एक्ट करता है, या वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो एक मैग्नेटिक फोर्स को गवर्न करते हैं। जब मैं फोर्स समझ जाऊंगा तभी मैं ये डिसाइड कर पाऊंगा कि उस फोर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। ये बच्चों बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैट्स में सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताया था, द कूलम्स फोर्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयर वाज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बिल्कुल वैसे ही मैग्नेटिज्म में भी एक मैग्नेटिक फोर्स होगा और उसी मैग्नेटिक फोर्स की वजह से बच्चों एक मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। अब इस फोर्स को समझने के लिए लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। मैं मान लेता हूं कि एक चार्ज है, इट कैन आइदर बी अ पॉजिटिव चार्ज और बी अ नेगेटिव चार्ज एंड दैट पर्टिकुलर चार्ज इज मूविंग। अब ये फिजिक्स का, काइनेमेटिक्स का बेसिक रूल है। कोई भी, ये न्यूटन का ही रूल है भाई, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का ही ये आउटकम है। एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स कंटिन्यूज टू मूव और बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो मेरा चार्ज अगर मूव कर रहा है तो इट विल कंटिन्यू टू मूव। कब तक मूव करेगा? जब तक बच्चों उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। जैसे ही मेरे चार्ज पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है वैसे ही देयर माइट बी अ चेंज इन द मोशन। फाइन, अगर ये एक्सटर्नल फोर्स बैलेंस्ड है, बैलेंस का मतलब ये एक बॉडी है, यहां पर इधर से 1 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगा, इधर से 1 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगा, ये दोनों ही फोर्सेस इक्वल और ऑपोजिट हैं, तो इसके मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये बॉडी रेस्ट पे थी तो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर ये बॉडी मोशन में है तो बच्चों ये बॉडी मोशन में ही रहेगी। क्लियर है? तो अब देखते हैं कि इस एक्सटर्नल फोर्स का क्या इफेक्ट हो सकता है। तो जब मैं मैग्नेटिज्म पढ़ता हूं, एक मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ता हूं, तो बच्चों ये जो एक्सटर्नल फोर्स लगा है ये 3 चीजें कर सकता है। ये या तो बॉडी की वेलोसिटी को बढ़ा सकता है या तो बॉडी की वेलोसिटी को घटा सकता है। अब आप कह सकते हो कि सर जीरो, तो जीरो मूवमेंट से मूवमेंट सीज होना भी वेलोसिटी का डिक्रीमेंट है। या बच्चों ये वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल सकता है या मोशन का डायरेक्शन बदल सकता है। अब मुझे देखना है कि जब कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो क्या होता है, क्या उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, क्या उसकी वेलोसिटी घटती है, या क्या उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है। क्लियर है? इसी की स्टडी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, या सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में समझाएगी। राइट, चलिए अब एक सिनेरियो कंसिडर करते हैं। मान लेता हूं कि देयर इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मान लिया ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसपे करंट फ्लो कर रहा है आई। फाइन, दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मैंने सिंप्लिसिटी के लिए स्ट्रेट लाइन मानी है, वैसे आप कंडक्टर, मैं पहले भी बता चुका हूं, हर कंडक्टर ऐसा ही आपने अज्यूम करना है। दिस इज अ नॉर्मल करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज कैरिंग अ करंट आई। अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास जब मैं एक मूविंग चार्ज लाता हूं Q, एक चार्ज Q है जो मैं इस कंडक्टर के पास लाता हूं और चार्ज के पास मूवमेंट है, ऑब्वियसली मूवमेंट है तो वेलोसिटी भी होगी। क्लियर? अब जैसे ही मैं इस चार्ज को इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास लाता हूं तो व्हाट आई ऑब्जर्व इज दैट देयर इज अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब
मेरा चार्ज जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है वहां से देयर इज अ डेविएशन। अब ये डेविएशन किधर है, कैसा है, ये आगे की बात है, वो चार्ज की पोलैरिटी पे डिपेंड करेगा, करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, तो ये हम आगे के सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी हमें फोकस करना है मैग्नेटिक फोर्स पे। अब अगर ये एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, ये आपने ओयस्टर के एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ा है कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। अब मुझे देखना है कि ये फील्ड कैसे मुझे मेजर करनी है, तो इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया, जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस थे बच्चों, वही हमें एक फॉर्मूला बना के देंगे और वही फॉर्मूला मुझे पढ़ना है। तो यहां पे मैं देखता हूं कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर एक मूविंग चार्ज एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास आता है, तो देयर इज अ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मूविंग चार्ज। फाइन। अब बच्चों अगर देयर इज अ चेंज इन द डायरेक्शन, दैट मींस देयर हैज टू बी सम फोर्स, ऑब्वियसली कोई फोर्स है। अब हो सकता है यही फोर्स फील्ड क्रिएट कर दे, अभी मैं फील्ड की बात नहीं कर रहा हूं। जब कोई बॉडी ऐसा फोर्स लगाती है जो नॉन कांटेक्ट है, मतलब बॉडी एक्चुअली में कांटेक्ट में नहीं आ रही फिर भी फोर्स लगा रही है, तो मैं कहता हूं कि वहां पर फील्ड है। फील्ड इज एन आउटकम ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे बच्चों। अगर फोर्स नॉन कांटेक्ट है और बॉडी पर एक्ट कर रहा है, तो इन ऑल पॉसिबिलिटी देयर कैन बी अ फील्ड। अब मैं ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुका हूं, तो पहली चीज जो मेरे दिमाग में आएगी कि हो सकता है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो। बट बच्चों अगर मैं करंट कैरिंग कंडक्टर लूं, तो यहां से जितना करंट एंटर करेगा, या प्रिसाइजली मैं बोलूं जितना चार्ज एंटर करेगा उतना ही चार्ज यहां से लीव भी करेगा। ये हम कंजर्वेशन ऑफ करंट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में भी देख चुके हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी के पहले लेक्चर में ही मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया था। जिसने नहीं देखा है, दे कैन गो टू द प्लेलिस्ट एंड वॉच दिस लेक्चर। जितना चार्ज एंटर कर रहा है उतना ही चार्ज यहां से लीव करेगा। तो मैं नेट फील्ड की अगर बात करूं, तो इसकी विसिनिटी में नेट फील्ड नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स नहीं लग सकता। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स नहीं लग सकता, बट यहां पर चार्ज क्यों डेविएट हो रहा है, दैट मीन्स फोर्स तो है। अगर फोर्स है दैट मीन्स भाई ऑब्वियसली मैं चार्ज क्यू के कांटेक्ट में तो नहीं आ रहा, या मैं भाई दिस करंट कैरिंग कंडक्टर इज नॉट इन कांटेक्ट विद दिस मूविंग चार्ज, बट स्टिल द मूविंग चार्ज इज डेविएटेड, दैट मीन्स दिस फोर्स इज डेफिनेटली बिकॉज ऑफ सम फील्ड, एंड दैट पर्टिकुलर फील्ड इज योर मैग्नेटिक फील्ड। दैट पर्टिकुलर फील्ड इज योर बच्चों मैग्नेटिक फील्ड। तो आप समझ रहे हो ना मैग्नेटिक फील्ड का कोर कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आप क्या लिखोगे? आई एम राइटिंग द डेफिनेशन फॉर यू। मैग्नेटिक फील्ड इज अ प्रॉपर्टी, ध्यान से देखेंगे, ये सबको याद होना चाहिए, इज अ प्रॉपर्टी इन स्पेस विच कैन टर्न अ मूविंग चार्ज, विच कैन टर्न अ मूविंग चार्ज। अगर सिंपल एक लाइन में कोई आपसे डेफिनेशन पूछे व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इज दैट प्रॉपर्टी इन अ स्पेस व्हिच कैन टर्न अ मूविंग चार्ज। फाइन। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे होती है? इट इज जनरेटेड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इट इज जनरेटेड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर। देखिए मैंने आपको मैग्नेटिज्म में शुरू में ही बताया था कि अगर आप बुक फॉलो करोगे तो ऑर्डर ऑफ टॉपिक्स इज नॉट कन्वीनियंट, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, जहां पर जो चीज बताई जा रही है वहीं पर वो चीज समझेंगे। अब वी हैव अ नीड, वी रिक्वायर टू अंडरस्टैंड दिस बी। क्यों? ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आएगा। मेरे लिए अब ये जानना बहुत जरूरी है कि ये बी आया कहां से। अब और ऑब्वियसली ये इंटेंसिटी है फील्ड की, तो फोर्स रहा ही होगा। तो मैं वही मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझ रहा हूं। ये एफ इज फॉर फील्ड नॉट फोर्स, ध्यान रखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इज अ प्रॉपर्टी इन द स्पेस which can turn a moving charge, fine, and this field is created through a current carrying conductor, या आप कह सकते हो precisely a moving charge creates magnetic field. This is a very very important concept.
अ मूविंग चार्ज क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा नहीं है कि मैं स्टेशनरी चार्ज से फील्ड नहीं क्रिएट कर सकता, ठीक है ना। स्टेशनरी चार्ज कैन क्रिएट अ इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग चार्ज कैन क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल। वो हम धीरे धीरे देखेंगे, जब हम इंडक्शन पे आएंगे तो हम देखेंगे कि हम मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। फैराडे का लॉ है कि वी कैन क्रिएट अ इलेक्ट्रिक फील्ड, वी कैन जनरेट अ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड एंड वाइस वर्सा। तो आपका अभी मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि इस मूविंग चार्ज, ये जो मैंने यहाँ पर क्यू चार्ज मूव कराया था, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। अब बच्चों, इस मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए हम कुछ केसेस कंसिडर करते हैं, उन केसेस के थ्रू हम समझेंगे। सबसे पहले केस 1 ध्यान से समझेंगे, इट्स वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक चार्ज क्यू, दिस चार्ज क्यू इज फिक्स्ड, ध्यान रखेंगे, दिस चार्ज क्यू इज फिक्स्ड, और मैं इस चार्ज को 3 अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड्स में मूव करा रहा हूं। एक मैग्नेटिक फील्ड है B1, एक है B2, एक है B3। देखिए मैं आपको पिक्टोरियली समझाऊंगा तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब मैंने आपको 3 वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बना के दिखा दी, दिस इज से B1, दिस इज से B2 एंड दिस इज से B3। तो जब मैं इस चार्ज क्यू को 3 मैग्नेटिक फील्ड्स में मूव कराता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि पहली मैग्नेटिक फील्ड में तो चार्ज नॉर्मली डेविएट होके चला जाता है, मतलब अनडेविएटेड निकल जाता है। दोबारा मैं देखता हूं मैग्नेटिक फील्ड B2 में दिस इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ द मोशन ऑफ द चार्ज, और यहां पर ऑब्वियसली दिस इज द ट्रेजेक्टरी। अब अगर मेरा चार्ज तीनों केसेस में अलग अलग तरीके से डेविएट हो रहा है, इसका मतलब ऑब्वियसली हर केस में फोर्स भी अलग अलग है। तो सबसे ज्यादा डेविएशन किसमें हो रहा है, B3 में। तो दैट मीन्स मैं क्या कंक्लूड करता हूं कि जैसे जैसे मैं मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा बच्चों, वैसे वैसे मूविंग चार्ज पे लगने वाला फोर्स भी वेरी करेगा। तो यहां से मैं पहला कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज is directly proportional to the intensity of the magnetic field in which the charge is moving। क्लियर है ना। देखिए पहले केस में बहुत सिंपल है, मैंने एक चार्ज Q को फिक्स किया, मेरा चार्ज कांस्टेंट था, ध्यान रखेंगे मेरा चार्ज कांस्टेंट था, और मैंने सेम चार्ज को 3 अलग अलग फील्ड्स में मूव कराया। तीनों फील्ड्स की इंटेंसिटी अलग अलग थी बच्चों, एक की थी B1, एक की थी B2, एक की थी B3। जब मैं सेम चार्ज को इन तीनों फील्ड्स में मूव करा रहा हूं तो मैं देख रहा हूं अलग अलग फील्ड में वेरिएशन अलग अलग है, डेविएशन अलग अलग है। जिस फील्ड की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है वहां पर डेविएशन सबसे ज्यादा है। अगर डेविएशन बच्चों सबसे ज्यादा है दैट मींस वहां पर फोर्स सबसे ज्यादा है। तो यहां से मुझे पहला कंक्लूजन मिला, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज माय फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। क्लियर। चलिए अब सेकंड केस देखिए, चलिए दिस इज द सेकंड केस। अब सेकंड केस में देखिए मैंने 3 अलग अलग चार्जेस लिए हैं Q1, Q2, Q3, और इन तीनों चार्जेस को मैं सेम वेलोसिटी से, मतलब वेलोसिटी सेम है, V1 इज इक्वल टू V2, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू V, ठीक है ना, तीनों की वेलोसिटी सेम है, और मैं उन्हें सेम मैग्नेटिक फील्ड B में मूव करा रहा हूं। तो जब ऐसा कराता हूं तो अगेन आई ऑब्जर्व कि ये जो डिफ्लेक्शन है चार्जेस का बच्चों ये अलग अलग है, ठीक है ना, ये चार्जेस का डिफ्लेक्शन अलग अलग है। मान लेता हूं दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3। तो अगर मेरा Q3 इज ग्रेटर देन Q2 इज ग्रेटर देन Q1, तो व्हाट आई ऑब्जर्व इज दैट F3 इज ग्रेटर देन F2 इज ग्रेटर देन F1। देखिए जहां डिफ्लेक्शन ज्यादा वहां पर फोर्स ज्यादा। इसका मतलब नेक्स्ट मेरा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये है कि मेरा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एज वेल। जितना ज्यादा होगा चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा बच्चों डिफ्लेक्शन भी होगा। तो मुझे अभी तक दिस कैन बी माय इक्वेशन नंबर बी। तो आई हैव गॉट 2 इक्वेशंस। पहली इक्वेशन मुझे बता चुकी है कि माय फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी इक्वेशन मुझे बता रही है कि माय फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। अब केस 3 देखता हूं। केस 3 में मैं क्या कर रहा हूं,
Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q, मतलब मैं एक ही चार्ज को एक ही मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा रहा हूं, लेकिन अलग अलग वेलोसिटीज से, v1, v2, v3, मेरी वेलोसिटीज अब की बार अलग अलग है। तो अगेन व्हाट आई ऑब्जर्व इज कि दिस, जिसका वेलोसिटी जितना ज्यादा है, दिस इज v1, दिस इज v2, दिस इज v3, ये सभी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं। मैं देख रहा हूं इफ v3 इज ग्रेटर देन v2 इज ग्रेटर देन v1, तो f3 इज ग्रेटर देन f2 इज ग्रेटर देन f1, ठीक है ना। अब यहां पर एक क्लॉज और है, मेरा जो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन, वो मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिराइव भी करके बताऊंगा। फिर भी फॉर इंस्टेंस आप ऐसे समझ सकते हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, दोनों के बीच का एंगल है थीटा, तो दिस विल बी v cos थीटा एंड दिस विल बी v sin थीटा। तो वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है दैट इज v sin थीटा, ठीक है ना। तो यहां से मुझे मिलेगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा। दिस इज माय इक्वेशन नंबर C। तो नाउ आई हैव गॉट थ्री इक्वेशंस, इक्वेशन A, B and C, and if I combine all these three equations then I get a conclusion। मेरा conclusion क्या है बच्चों? F is directly proportional to QB into V sin theta, right? F is directly proportional to Q into B into V sin theta। proportionality sign हटाऊंगा, एक constant लगाऊंगा, Q V B sin theta। K अगर 1 है, for every K is equal to 1, I have got F is equal to Q V B sin theta। तो this is the expression for the magnetic force। This is the expression for the magnetic force, right? अब यहां पर देखिए, मैं जानता हूं कि अगर दो वेक्टर्स हैं x क्रॉस y, मैं दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो आई गेट x y इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। तो यहां पर मेरे पास v और b इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इन वेक्टर फॉर्म आई कैन राइट f इज इक्वल टू q v क्रॉस b। दिस इज द वेक्टर फॉर्म फॉर द फोर्स। अब बच्चों अलग अलग बुक्स, अलग अलग एजुकेटर्स आपको अलग अलग मेथड बताएंगे इस फोर्स को निकालने का। सबसे अच्छा तरीका है वही, वैसे मैं आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी बताऊंगा, बट जिनका वेक्टर्स स्ट्रांग है वो यहीं से निकाल सकते हैं। V क्रॉस B अगर मैं करूं तो V क्रॉस B मतलब राइट हैंड कर्ल रूल, मैं V से B की तरफ मूव करूंगा, मेरा थंब जिस तरफ होगा वही मेरा F का डायरेक्शन होगा, ठीक है ना। वैसे अभी एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई विल टेल यू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आल्सो टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, बट अभी वो लास्ट में। अभी वी वर फोकसिंग ऑन द डेफिनेशन ऑफ B। अब यहां से बेटा देखो, यहां से आई कैन राइट B इज इक्वल टू F अपॉन Q इंटू V, प्रोवाइडेड दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 1 और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो मैं B के बारे में जानता हूं। अब यहीं से हम डेफिनेशन लिखेंगे। क्या डेफिनेशन है, ध्यान से देखिएगा। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज द फोर्स experienced by भाई देखिए B इज इक्वल टू F हो जाएगा फॉर एवरी Q इज इक्वल टू 1 एंड V इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज मूविंग एट राइट एंगल। वाई राइट एंगल? क्योंकि मुझे थीटा को 90 करना है। मूविंग एट राइट एंगल टू द फील्ड विद यूनिट वेलोसिटी। तो दिस इज माय डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखेंगे बच्चों, यहीं से मैं B का डायमेंशन भी निकाल सकता हूं।
भाई चार्ज का डायमेंशन मुझे मालूम है, वेलोसिटी का डायमेंशन मुझे मालूम है, फोर्स का डायमेंशन मुझे मालूम है, यूनिट भी यहीं से बता सकता हूं और डायमेंशन भी यहीं से बता सकता हूं। क्लियर है? वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि मैं यूनिट कई बार हर ऑलमोस्ट सभी न्यूमेरिकल्स में हमने बार बार वी देखा है। तो अगर आप एमकेएस सिस्टम में यूनिट की बात करो तो न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर पर सेकेंड, दिस इज योर एमकेएस सिस्टम यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? चलिए अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। सबसे पहली चीज मैग्नेटिक फोर्स comes into action only when the charge is in motion। ध्यान रखेंगे, अगर चार्ज स्टेशनरी है तो मैग्नेटिक फोर्स की बात ही नहीं करेंगे। मतलब स्टेशनरी चार्ज कैन नॉट क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। इसको नोट कर लीजिए, स्टेशनरी चार्ज कैन नॉट क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, नो मैग्नेटिक फील्ड फॉर स्टेशनरी चार्ज, ये एक नंबर में बहुत पूछा जाता है। नो मैग्नेटिक फील्ड फॉर स्टेशनरी चार्ज। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, योर मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इट कैन नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मतलब अगर वो 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो ये 5 वाला वैल्यू नहीं बदल सकता। फिर बदलता क्या है? ये बदलता है, इट चेंजेस ओनली द डायरेक्शन, ओनली द डायरेक्शन। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम स्ट्रिक्टली देखेंगे कि चार्ज कैसे बिहेव करता है मैग्नेटिक फील्ड में। आप वहां देखोगे कि चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मूव करने के लिए टेंड करता है। तो 2-3 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं इस लेक्चर से वो यही है। पहली चीज, मैग्नेटिक फोर्स तभी एक्ट करेगा जब चार्ज मूविंग है। कभी भी स्टेशनरी चार्ज पर ना तो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, ना ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। दूसरी चीज, मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, वो केवल वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा। क्लियर है? चलिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लॉरेंस फोर्स। जब किसी चार्ज पर जब कोई चार्ज ऐसे रीजन में मूव करे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा और मैग्नेटिक फोर्स भी होगा। ठीक है ना? तब जो नेट फोर्स एक्ट करता है दैट विल बी बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। हम जानते हैं कितना है, दैट इज Q इंटू E, इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ चुके हैं। मैग्नेटिक फोर्स हम अभी पढ़ के आए, V क्रॉस B, तो F इज इक्वल टू QE प्लस V क्रॉस B। दिस इज योर लॉरेंस फोर्स। ठीक है ना? इस पर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज लॉरेंस फोर्स, तो दिस इज योर लॉरेंस फोर्स। क्लियर है? चलिए अब देखता हूं कि मैं इस मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकाल सकता हूं थ्रू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, देखिए मैं एक बात आपको पहले भी बता दूं कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से बेटर अगर आपको आता है वेक्टर के थ्रू निकालना तो आप रादर वेक्टर के थ्रू ही निकालिए, क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू। अदरवाइज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है, देखिए इंडेक्स फिंगर, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं, इंडेक्स फिंगर, दिस इज देन मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर देन मिडिल फिंगर देन थंब। ठीक है ना? दिस थंब टेल्स यू द अननोन वैल्यू, अननोन वैल्यू इज फोर्स। मतलब अगर आपका इंडेक्स फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपका इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, आपका मिडिल फिंगर वेलोसिटी ऑफ चार्ज के डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज के डायरेक्शन में है, तो आपका थंब विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दिस इज सिंपली फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखिए तीनों फिंगर्स को हम ऐसे रखते हैं, वीडियो में देखिए पिक्चर में, ऐसे परपेंडिकुलर। दिस इज योर थंब, सभी को पता है, दिस इज योर इंडेक्स फिंगर एंड दिस इज योर मिडिल फिंगर। जब मैं तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखता हूं
और इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखूं, मिडिल फिंगर को वेलोसिटी ऑफ चार्ज की तरफ रखूं, तो मेरा थंब जिस भी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा दैट विल बी माय डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन दैट सिनेरियो। क्लियर है? चलिए बच्चों, ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट करते हैं। एक और इसमें आर्टिकल है, बुक से देख लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अक्सर पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम्स में, बट मैंने डिस्कस करते करते ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स कवर कर दिए। क्लियर है? चलिए, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रिक्टली मैग्नेटिक फील्ड में मोशन डिस्कस करेंगे कि कितनी वेलोसिटी होती है, क्या डायरेक्शन होता है, कब सर्कुलर होता है, कब हेलिकल होता है, क्या हो अगर फील्ड यूनिफॉर्म हो, क्या हो अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। इन केस यू हैव फाउंड द कंटेंट वर्दी इनफ, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। योर सब्सक्रिप्शन मोटिवेट्स अस टू कम अप विद मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। Till then, as I always say, stay safe, stay healthy, and most importantly, steady well. Thank you.